ईरान और इसराइल की लड़ाई में अमेरिका अब खुलकर सामने आ गया है और अमेरिका ने वाज़े लफ्ज़ों में ईरान के ख़िलाफ़ अपना एजेंडा और मकसद भी ज़ाहिर कर दिया है। और ये पूरा वही पैटर्न है, वही अंदाज़ है जो अमेरिका ने इराक़ के ख़िलाफ़ अपनाया था। इराक़ पर भी अमेरिका ने शुरू में यही इल्ज़ाम लगाया था कि इराक़ के पास ख़तरनाक हथियार है, ऐसा उसके पास बम है जो इंसानियत के लिए, दुनिया के लिए ख़तरा है। और फिर अमेरिका ने इराक़ पर बमबारी कर दी, अपनी आर्मी को वहाँ उतार दिया, सद्दाम हुसैन को मौत के घाट उतार दिया। और फिर रिपोर्ट सामने आती है कि इराक़ के पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं था। वो तमाम रिपोर्ट सच्चाई के ख़िलाफ़ थी, हकीकत पर मबनी नहीं थी। ईरान के साथ भी अमेरिका यही कर रहा है। अमेरिका की नेशनल इंटेलिजेंस की डायरेक्टर ने खुद इस बात को साबित किया। ट्रंप के सामने वाइट हाउस में उसने गवाही दी थी कि ईरान कोई भी एटमी हथियार नहीं बना रहा है, वो एटम बम नहीं बना रहा है। ईरान 2003 में ही इससे पीछे जा चुका है। इसके बावजूद ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे अपनी डायरेक्टर की बात पर भरोसा नहीं है, मैं जो चाहूँगा वो होगा। और मुझे लग रहा है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स हासिल कर रहा है और इसलिए ईरान को अब सबक सिखाना ज़रूरी हो गया है। ट्रंप ने तो धमकी दे दी कि ट्रंप के तेहरान के तमाम लोगों को बाहर निकल जाना चाहिए। ट्रंप इन दिनों मौजूद थे कनाडा में G7 ममालिक का इजलास चल रहा था और G7 ममालिक के जो मेंबर्स हैं वो सारे के सारे भी इजराइल हामी हैं। इजराइल के एक तरह से ये लोग इजराइल की हिमायत करते हैं और इजलास को बीच में ही ट्रंप छोड़कर अमेरिका पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि अब क्या कुछ होगा, एक बड़ा ऐलान होगा, एक बड़ा फैसला होगा। अब लड़ाई शुरू हुई थी इजराइल के दरमियान, ईरान के दरमियान, और इस लड़ाई का, इस जंग का आगाज भी बिन्यामिन नेतन्याहू ने किया था। बगैर किसी वजह के इस शख्स ने ईरान पर हमला कर दिया था और ख़तरनाक हमला किया। टॉप लीडर्स को, कमांडर को शहीद कर दिया गया। शुरू में अमेरिका ने इनकार किया, फिर साथ दिया और अब अमेरिका का जो लबो लहजा है वो बदल गया है और मकसद वाज़े हो गया है कि इस जंग में अमेरिका क्या चाहता है। और इसका अंदाज़ा हो जाएगा आपको ट्रंप के बयानात से। ट्रंप का जो बयानात है हर मिनट पर बदलता रहता है। सुबह में कुछ और बोलते हैं, शाम को कुछ और बोलते हैं, दोपहर में कुछ और बोलते हैं, वो सोशल मीडिया पर कुछ और लिखते हैं, किसी लीडर से बातचीत करते हैं तो कुछ और बोलते हैं। लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की जो असल पॉलिसी है वो सामने आ चुकी है। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर पहले पोस्ट लिखा था जिसमें कहा था कि ईरान को डील पर साइन कर देना चाहिए। मैंने कहा कि साइन करो। कितनी शर्मनाक बात है कि इंसानी जानों का ज़िया हो रहा है। मेरा मानना साफ है कि ईरान के पास न्यूक्लियर हथियार नहीं होना चाहिए। मैंने बार बार ये कहा। उसके बाद ट्रंप का ये जो जुमला है वो सबसे ज़्यादा अहम है। ट्रंप कह रहे हैं एवरीवन शुड इमीडिएटली एवोकेट तेहरान, कि तेहरान की पूरी आबादी को वहाँ से निकल जाना चाहिए, तेहरान को खाली कर देना चाहिए। तेहरान की जो टोटल आबादी है तकरीबन 9 मिलियन से ज़्यादा है और इतनी बड़ी आबादी कैसे खाली कर देगी, ये समझ से बालातर है। और ये धमकी इजराइल की तरफ से दी जा रही थी और अब ये ज़ुबान ट्रंप ने इस्तेमाल की है। उसके अलावा ट्रंप का एक और नया बयान सामने आया है और आप उसको देखिए कि यहाँ ट्रंप क्या कह रहे हैं। ट्रंप के इस बयान को व्हाइट हाउस ने भी अपने यहां से शेयर कर दिया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से लिखा था और सेम इसी को कॉपी करके व्हाइट हाउस ने भी ट्विटर हैंडल से शेयर किया है। और व्हाइट हाउस के ट्विटर हैंडल से शेयर होने का मतलब है कभी ये सिर्फ ट्रंप का पर्सनल बयान नहीं रहा बल्कि व्हाइट हाउस का भी यही बयान है। इसके अलावा एक और खबर सामने आती है न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से जिसमें कहा गया है कि वाइस प्रेसिडेंट और मिडिल ईस्ट के जो उनके नुमाइंदे हैं उनको ईरान के साथ बातचीत करने के लिए, मीटिंग करने के लिए इस वीक कहा जाएगा। तो उधर ट्रंप का अंदाज अलग था, यहाँ पर ट्रंप कुछ और बोल रहे हैं। इस बीच ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास इराक़ची का एक बयान सामने आता है जिसमें उनका कहना है कि हमारे दुश्मन को ये बात समझ लेनी चाहिए कि सोल्यूशन जो है वो यही है कि ईरान पर हमला बंद किया जाए। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। अमेरिका या दुनिया की ताकतें ईरान को मजबूर नहीं कर सकती है अपनी मर्जी को थोपने पर, अपनी मर्जी को हम पर मुसल्लत करने पर। तो ईरान लगातार टिका हुआ है। इधर BBC उर्दू ने खबर शाये की है। दरअसल कनाडा में G7 के इजलास को ट्रंप बीच में छोड़कर वापस लौट जाते हैं और उसके बाद एयरफोर्स 1 के जहाज़ में इन्होंने जो सहाफ़ियों से बातचीत की है तो क्या कुछ कहा है ज़रा आप उसे देखें। एयरफोर्स में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने कहा कि वो इसराइल और ईरान के दरमियान
درمیان تنازع کا حقیقی خاتمہ چاہتے ہیں جو ایک سادہ جنگ بندی سے بہتر ہے۔ انہوں نے یہ بھی اشارہ دیا کہ اگر مذاکرات مکمل طور پر ترک کرنے پڑیں تو بھی قبول ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ جنگ بندی سے بہتر کس چیز کو سمجھتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنے ٹروتھ سوشل پوسٹ میں اشارہ دیا تھا، تو ٹرمپ نے کہا خاتمہ، ایک حقیقی خاتمہ، نہ کہ جنگ بندی۔ خاتمہ یا مکمل طور پر پیچھے ہٹ جانا وہ بھی ٹھیک ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ آئندہ 48 گھنٹوں میں یہ واضح ہو جائے گا کہ آیا اسرائیل ایران پر حملوں میں کمی کرے گا یا تیزی لائے گا۔ ٹرمپ نے کہا آپ کو معلوم ہو جائے گا ابھی تک تو کسی نے رفتار کم نہیں کی ہے، یعنی ٹرمپ یہ مان رہے ہیں کہ اسرائیل حملہ کر رہا ہے ایران پر، اور ایران کے حملے کی رفتار بھی بہت تیز ہے جو اسرائیل پر ہو رہی ہے۔ ٹرمپ نے منگل کو سچویشن روم میں اپنی نیشنل سیکورٹی ٹیم کے ساتھ اہم ملاقات کا اعلان بھی کیا۔ آج منگل ہے اور یقینی طور پر یہ میٹنگ ہو جائے گی یا کچھ دیر میں ہوگی، جو ان کا وار کونسل ہے امریکہ کا، جو سچویشن روم ہے وہاں نیشنل سیکورٹی کا اجلاس ٹرمپ نے بلا لیا ہے۔ جب ٹرمپ سے پوچھا گیا کہ اگر امریکہ فوجی طور پر شامل ہو جائے تو کیا وہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام کو تباہ کر سکے گا، جیسا کہ کچھ اسرائیلی عہدیداروں نے کہا ہے، تو ٹرمپ کا جواب تھا مجھے امید ہے ان کا پروگرام اس سے بہت پہلے ہی ختم کر دیا جائے گا، وہ ایٹمی ہتھیار حاصل نہیں کر سکتے۔ مطلب ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ ایسا حملہ ہوگا ایران پر کہ وہ پہلے ہی ختم ہو جائے گا۔ ٹرمپ سے صحافیوں نے پوچھا تہران کو فوری خالی کرنے کی کال کیوں دی، تو ٹرمپ نے کہا کہ کوئی مخصوص خطرہ نہیں ہے، لیکن زمینی حالات کے پیش نظر لوگوں کا انخلا بہتر ہے۔ ٹرمپ نے کہا میں چاہتا ہوں کہ لوگ محفوظ رہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، میں صرف لوگوں کی سلامتی چاہتا ہوں۔ جب امریکی فوجیوں یا اثاثوں کے حوالے سے خطرات پر سوال کیا گیا تو ٹرمپ نے کہا وہ عظیم لوگ ہیں، اگر ایران نے ہمارے فوجیوں کو ہاتھ لگایا تو امریکہ انتہائی سخت رد عمل دے گا۔ مجھے لگتا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے فوجیوں کو چھونا ان کے لیے مہنگا پڑے گا۔ اس سوال پر کہ کیا وہ نائب صدر جے ڈی وینس اور اسٹیو ویٹکوف کو اس ہفتے ایرانیوں سے ملاقات کے لیے بھیجنے پر غور کر رہے ہیں، ٹرمپ نے کہا ہو سکتا ہے یہ اس پر منحصر ہے کہ جب میں واپس پہنچوں تو کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو ٹرمپ کیا چاہتے ہیں کچھ بھی واضح نہیں ہے، لیکن یہ سچائی ہے، حقیقت ہے کہ امریکہ کی طرف سے لگاتار ہتھیار اسرائیل کو بھیجا جا رہا ہے۔ امریکہ نے اپنا جنگی بحری بیڑا چین کے سمندر سے اس کو مڈل ایسٹ کی طرف بھیج دیا ہے، اور اگلے چند دنوں میں وہ ایران کے قریب پہنچ جائے گا۔ تو امریکہ پوری طرح اس جنگ میں ایک طرح سے شریک ہو رہا ہے اور وہ لگاتار ایران کو دھمکی دے رہا ہے۔ اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ بہت زیادہ اہم ہے، اور سمجھیے امریکہ کا مقصد کیا ہے اور پورے پروف کے ساتھ، ثبوت کے ساتھ۔ یہ محترمہ امریکہ کی نیشنل سیکورٹی انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ہیں اور ان کا جو نام ہے ٹلسی گبارڈ، اور یہ جو اسکرین شاٹ آپ دیکھ رہے ہیں CNN کا اسکرین شاٹ ہے۔ اس محترمہ نے چند مہینہ پہلے مارچ میں ایک رپورٹ سبمٹ کیا تھا اور اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ کوئی بھی ایسا ثبوت نہیں مل سکا جس سے یہ پتہ چل رہا ہو کہ ایران ایٹمی پاور حاصل کر رہا ہے یا وہ ایٹم بم بنا رہا ہے۔ 2003 میں ہی ایران نے اپنے اس منصوبہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ اس کے باوجود ٹرمپ نے کہا کہ نہیں، مجھے ان کی رپورٹ پر بھروسہ نہیں ہے۔ جب ٹرمپ کینیڈا سے واپس لوٹ رہے تھے اور صحافیوں نے جہاز میں ٹرمپ سے کچھ سوال کیا، کچھ پوچھا، تو کیا کچھ ٹرمپ نے کہا ذرا سا وہ دیکھیں۔ صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اپنی ہی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ٹلسی گبارڈ کے اس بیان کو مسترد کر دیا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ایران ایٹمی ہتھیار تیار نہیں کر رہا ہے۔ ٹرمپ نے دعویٰ کیا کہ حالیہ دنوں میں اسرائیلی حملے سے قبل ایران ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کے دہانے پر تھا۔ جب ایئر فورس ون میں رپورٹر نے ٹرمپ سے پوچھا کہ وہ ذاتی طور پر کیا سمجھتے ہیں کہ ایران ایٹمی ہتھیار بنانے کے کتنے قریب تھا، خاص طور پر جب گبارڈ نے کچھ ماہ پہلے اس کے برعکس گواہی دی تھی، تو ٹرمپ نے جواب دیا بہت قریب۔ جب ان سے گبارڈ کی مخصوص گواہی کے بارے میں پوچھا گیا کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا ہے، تو ٹرمپ نے کہا مجھے پرواہ نہیں کہ اس نے کیا کہا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت قریب تھے اسے حاصل کرنے کے۔ تلسی گبارڈ نے مارچ میں کیا رپورٹ دی تھی، ذرا سا اسے دیکھیے۔ یاد رہے کہ تلسی گبارڈ نے مارچ میں کانگریس کے سامنے گواہی دی تھی۔ انٹیلیجنس کمیونٹی کا تجزیہ یہی ہے کہ ایران ایٹمی ہتھیار نہیں بنا رہا ہے، اور رہبر اعلیٰ آیت اللہ خامنئی نے وہ نیوکلیئر پروگرام دوبارہ شروع کرنے کی اجازت نہیں دی جسے انہوں نے 2003 میں معطل کر دیا تھا۔ دراصل ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی نے
एटमी पावर के खिलाफ या कह लीजिए एटम बम के खिलाफ बाज़ाब्ता फतवा जारी किया और कहा यह हराम है, और 2003 में ही इस मंसूबा को, प्रोग्राम को ईरान ने मुअत्तल कर दिया और कहा वो एटम बम नहीं बना रहा है। CNN की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी इंटेलिजेंस के अंदाज़े ये थे कि न सिर्फ ईरान फिलहाल एटमी हथियार बनाने के अमल में शामिल नहीं, बल्कि उसे तैयार करने और किसी भी हदफ तक पहुँचाने की सलाहियत करने से कम 3 साल दूर है। इस तज्ज़िये से वाकिफ़ 4 अफराद इस बात की तस्दीक की है। ये CNN की रिपोर्ट है, मैंने उर्दू में तर्जमा किया है, और ये बहुत अहम बात है जो CNN ने अपनी तरफ से रिपोर्ट में दावा किया है कि ईरान अभी भी 3 साल दूर है, और 4 लोगों ने इसकी तस्दीक भी की है। दूसरी जानिब इजरायली वज़ीर-ए-आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू ट्रंप के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ हैं और बारहा यह दावा कर चुके हैं कि ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब था। गुज़िश्ता इतवार को एक इंटरव्यू में जब नेतन्याहू से पूछा गया कि आया मार्च के आखिर से अब तक कुछ बदला है और क्या अमेरिकी इंटेलिजेंस गलत थी, तो उसने कहा हमें जो इंटेलिजेंस मौसूल हुई है और हमने अमेरिका के साथ शेयर की वो बिल्कुल वाज़े थी। ये बिल्कुल वाज़े था कि ईरान यूरेनियम को हथियार में तब्दील करने के खुफिया मंसूबे पर काम कर रहा है। तो ये सच्चाई है, ये हकीकत है कि कोई सबूत नहीं, कोई प्रूफ नहीं, इसके बावजूद ईरान के बारे में कहा जा रहा है कि वो एटमी हथियार बना रहा है और मकसद है ईरान को सबक सिखाना। ईरान अपनी आज़ादाना पॉलिसी बनाता है, ईरान अमेरिका से कोई डील नहीं करता है, ईरान फ़लस्तीन की आज़ादी के लिए आवाज़ उठाता है, वो गज़ा पट्टी को सपोर्ट करता है, हमास को सपोर्ट करता है। तो इस वजह से ईरान को इजराइल अपने लिए ख़तरा समझकर उस पर हमला शुरू कर रहा है और अमेरिका खुलकर इस जंग में आ चुका है। और इस तरह की रिपोर्ट कोई पहली बार सामने नहीं आई है, बल्कि 40 साल से, या कह लीजिए ईरान में जब इनकलाब आया था 1979 में, रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत का खात्मा हो गया था और उलमाए किराम ने, इस्लाम पसंदों ने ईरान में हुकूमत बनाई थी। अल्लामा रूहुल्लाह ख़ुमैनी ने इनकलाबी इस्लाम को इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा भी कई सारे सबूत हैं जिससे वाज़े लफ्ज़ों में पता चलता है कि ईरान के पास फ़िलहाल एटम बम नहीं है, न ही ईरान उसके करीब पहुंचा है, और ईरान पर यह इल्ज़ाम पिछले 45 सालों से लगाया जा रहा है। 1979 में जब ईरान में इनकलाब आया, रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत का खात्मा हो गया, इस्लाम पसंदों ने वहाँ हुकूमत बनाई, इसको इस्लामी इनकलाब का नाम दिया गया। इमाम रूहुल्लाह ख़ुमैनी ने इस्लाम पसंदों की वहाँ हुकूमत कायम की। उसके चंद सालों बाद ही बाज़ाब्ता वेस्टर्न मीडिया ने और अमेरिका ने यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि जल्द ही ईरान एटम बम बना लेगा, और 1979 से 2025 हो गए हैं, तकरीबन 50 साल होने वाले हैं, और अब तक ईरान ने कोई भी एटम बम नहीं बनाया है, न बाज़ाब्ता इसका सबूत है। और ईरान के पास जो एटमी तवानाई है उसका मकसद है वो पुरअमन मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करे, वो एटमी तवानाई हासिल कर रहा है, उसे हथियार में नहीं तब्दील कर रहा है, वो एटम बम नहीं बना रहा है, और अब तक उसने कितना फ़ीसद हासिल किया है इसका भी वाज़ेह सबूत मौजूद नहीं है। इसके अलावा ईरान उस तंजीम का हिस्सा है जिसने दस्तखत कर रखा है कि एटम बम नहीं बनाया जाएगा। दूसरी तरफ इजराइल उस तंजीम का हिस्सा नहीं है, इसके बावजूद इजराइल ने एटम बम बना रखा है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, उसके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाता। बहरहाल बातचीत ट्रंप की हो रही है। ट्रंप जब कनाडा से लौट रहे थे तो उन्होंने सहाफ़ियों से कुछ और बातचीत भी की, और इस बातचीत में उन्होंने फ्रांस के सदर पर अपना गुस्सा निकाला, उनको बुरा भला कहा। और दरअसल पिछले दिनों फ्रांस के सदर मैक्रोन ने एक बयान दिया था और कहा था कि मिडिल ईस्ट में शांति के लिए, सलामती के लिए ज़रूरी है कि ईरान जंगबंदी और सीज़ फायर के लिए बातचीत करे, और ईरान और अमेरिका के दरमियान न्यूक्लियर डील के लिए जो बातचीत हो रही थी, मुज़ाकरात का दौर जो जारी था, उसमें ईरान वापस आ जाए तो उसके ज़रिए जंगबंदी हो जाएगी, सीज़ फायर हो जाएगी। ये फ्रांस के सदर का पिछले दिनों बयान सामने आया था। अब अमेरिकी सदर ट्रंप ने कहा कि फ्रांस के सदर को कुछ पता ही नहीं कि मैं क्यों ईरान के साथ डील कर रहा था। ईरान के साथ मुज़ाकरात का, बातचीत का, टॉक का यह हरगिज़ मकसद नहीं था कि मिडिल ईस्ट में कोई पीसफुल माहौल कायम किया जाए या ईरान पर इजराइल का जो हमला हो रहा है वो हमला बंद हो जाए, बल्कि मकसद कुछ और था। क्या कुछ ट्रंप ने कहा है, ज़रा उन्हीं की ज़ुबान में देखिए, क्योंकि ट्रंप की बातों को बताना भी बड़ा मुश्किल हो रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक और बयान बहुत ज़्यादा अहम है, और ये जो बयान है फ्रांस के सदर से ताल्लुक़ रखता है। दरअसल फ्रांस के सदर मैक्रोन ने पिछले दिनों एक बयान दिया था और उन्होंने कहा था मिडिल ईस्ट में सलामती के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका के साथ न्यूक्लियर प्लांट्स पर जो ईरान की बातचीत हो रही थी वो
بات چیت آگے بڑھے اور ایران دوبارہ بات چیت کا آغاز کرے، کیونکہ ایران نے بات چیت سے، ٹاک سے انکار کر دیا تھا۔ تو فرانس نے اسی حوالے سے کہا تھا۔ اب امریکی صدر نے سوشل میڈیا پر ایک بیان لکھ کر کے کہا کہ فرانس کے صدر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایران کے ساتھ کیا بات چیت ہو رہی تھی، کیا ڈیل ہو رہی تھی۔ ایران کے ساتھ امریکہ کی بات چیت کا، ڈیل کا مقصد ہرگز نہیں تھا کہ اسرائیل کا حملہ ایران پر رک جائے، سیز فائر ہو جائے، جنگ بندی ہو جائے یا ایران کے پاس نیوکلیئر پاور رہے۔ کیا کچھ ٹرمپ نے لکھا ہے، ذرا سا انہی کی زبان میں آپ دیکھیں، کیونکہ ٹرمپ کی باتوں کو بتانا بھی بڑا مشکل ہے۔ بہرحال سوشل میڈیا ٹروتھ پر ٹرمپ نے لکھا اور اپنے بیان کی خود انہوں نے تردید کی اور کہا، میں نے کسی بھی طور، کسی بھی شکل میں ایران سے امن مذاکرات کے لیے رابطہ نہیں کیا ہے۔ یہ سراسر من گھڑت اور جھوٹی خبر ہے۔ اگر وہ بات کرنا چاہتے ہیں تو جانتے ہیں کہ مجھ تک کیسے پہنچنا ہے۔ انہیں وہ معاہدہ قبول کر لینا چاہیے تھا جو میز پر رکھا گیا تھا، اس سے بہت سی جانیں بچ جاتی۔ ٹرمپ نے ایئر فورس ون میں بھی کہا کہ جنگ بندی سے بہتر ہے ایک حقیقی خاتمہ، صرف جنگ بندی نہیں بلکہ مکمل خاتمہ۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مکمل طور پر دستبرداری بھی ایک ممکنہ راستہ ہے اور یہ بھی ٹھیک ہے، ایسا بالکل ممکن ہے۔ اس کے بعد ٹرمپ نے فرانس کے شہر کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ فرانس کی تشہیر کے شوقین صدر ایمینوئل میکرون نے غلطی سے کہا کہ میں G7 سربراہی اجلاس کینیڈا سے اس لیے واپس واشنگٹن جا رہا ہوں تاکہ اسرائیل اور ایران کے درمیان جنگ بندی پر کام کر سکوں۔ یہ غلط ہے۔ ٹرمپ نے یہ بھی لکھا، اسے بالکل معلوم نہیں کہ میں واشنگٹن کیوں جا رہا ہوں، لیکن یہ جنگ بندی سے متعلق نہیں ہے، اس سے کہیں بڑا معاملہ ہے۔ جان بوجھ کر یا انجانے میں میکرون ہمیشہ غلطی کر بیٹھتے ہیں، باخبر رہیے۔ تو یہ ٹرمپ نے سیدھے سیدھے میکرون کو دھمکی بھی دے دی ہے، جو فرانس کے صدر ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ میں G7 کے اجلاس کو چھوڑ کر بیچ میں واشنگٹن کیوں جا رہا ہوں، اس کا مقصد جنگ بندی کرانا نہیں ہے بلکہ کچھ اور ہے۔ اس کے علاوہ ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ ایران اور امریکہ کے بیچ میں جو بات چیت ہو رہی تھی اس کا مقصد امن مذاکرات نہیں تھا بلکہ کچھ اور تھا۔ تو کیا ٹرمپ جنگ چاہتے ہیں، قتل عام چاہتے ہیں، خوریزی چاہتے ہیں؟ ٹرمپ کو خود اس کی وضاحت کرنی چاہیے۔ اب جو میں نے شروع میں کہا کہ اسرائیل نے جو حملہ کیا اور امریکہ جو پورا سپورٹ کر رہا ہے، یہ پورا اسی انداز میں جس طرح عراق کے ساتھ ہوا تھا۔ عراق پر 1970 کے بعد ہی امریکہ اور اسرائیل نے الزام لگایا تھا کہ وہ ایٹمی توانائی حاصل کر رہا ہے، اس کے ہاں اس کی فیکٹری ہے، اس پر کام ہو رہا ہے، اور 1980 میں اسرائیل نے عراق پر حملہ کر دیا تھا اور پوری دنیا خاموش رہی، سناٹا چھایا رہا۔ کسی نے اسرائیل سے باز پرس نہیں کی کہ اس نے کیوں عراق پر حملہ کیا ہے۔ اور پھر جب صدام حسین کی طاقت بڑھتی ہے، صدام حسین نے کئی جنگیں لڑی، عرب ممالک کو متحد کرنے کی کوشش کی، تو 2003 میں امریکہ نے اپنی آرمی کو بھیج دیا تھا اور صدام حسین کا قتل کر دیا تھا۔ اور اب اسی طرح کی دھمکی ایران کے سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کو دی گئی ہے۔ کل بھی ایک رپورٹ میں نے بتایا تھا کہ اسرائیل کے پرائم منسٹر بنجامن نتنیاہو نے کہا کہ ایران کے ساتھ جنگ کے خاتمہ کا واحد حل یہی ہے کہ سپریم لیڈر کو ہی قتل کر دیا جائے۔ ABC نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ اگر ان کا قتل ہو جائے گا تو پھر جنگ رک جائے گی اور اسرائیل کو جیت مل جائے گی، اس لیے اس سے اسرائیل پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے، اس پر اسرائیل کام کر رہا ہے۔ اب اسرائیل کے فورن منسٹر نے دھمکی دی ہے اور کہا ہے، آپ اس ہیڈ لائنز کو دیکھیے، ایران's supreme leader could face similar fate to Iraq صدام حسین، اسرائیلی ڈیفنس منسٹر says۔ تو اسرائیل کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر کا انجام بھی صدام حسین کی طرح ہو سکتا ہے، جس طرح عراق کے صدام حسین نے سامنا کیا تھا اسی طرح سپریم لیڈر علامہ آیت اللہ خامنئی کا ہوگا۔ صدام حسین پر جھوٹا الزام لگایا گیا۔ پہلا الزام یہ لگایا گیا تھا کہ وہ ایسے ہتھیار اپنے پاس رکھتے ہیں جو انسانیت کے لیے خطرہ ہے، جبکہ وہ بات جھوٹ ثابت ہوئی۔ دوسرا الزام 9/11 کے بعد یہ لگایا گیا تھا کہ جو القاعدہ ہے، دہشت گرد تنظیمیں ہیں، صدام حسین اس کو سپورٹ کرتے ہیں، جبکہ صدام حسین کا القاعدہ سے ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں تھا، نہ اس طرح کا کوئی ثبوت ملا۔ تو یہ دو بڑا بڑا الزام لگایا گیا تھا اور اس کے بعد امریکہ نے اپنی آرمی کو بھیج کر صدام حسین کا تختہ پلٹ دیا، اور اب ایسا ہی الزام ان پر بھی لگایا جا رہا ہے۔ ایک تو ایٹم بم بنانے کا الزام لگایا جا رہا ہے، اور دوسرا الزام اب ایران پر یہ بھی لگا دیا گیا ہے کہ ایران دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے، دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اور G7 ممالک نے کینیڈا کے اجلاس کے بعد جو پریس کانفرنس کیا ہے اس میں باضابطہ اس کا اعلان ہوا ہے۔ یہ G7 یا کہہ لیجئے 7 بڑے ممالک ہیں جو فیصلہ کرتے ہیں، اپنی مرضی کے اعتبار سے دنیا کو چلاتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے نمبر پر یونائٹڈ اسٹیٹ ہے، اس کے بعد یہ کینیڈا ہے،
ये यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड है, उसके बाद ये फ्रांस है, इटली है, जर्मनी है और ये जापान है। तो ये 7 दुनिया के बड़े ममालिक हैं जो अब फैसला करना चाहते हैं कि किसका क्या होगा, और इन 7 ममालिक ने खुलकर G7 के इजलास में इजराइल की हिमायत की है, इजराइल की दहशतगर्दी को सपोर्ट किया है, ईरान की तनकीद की है। इजराइल ने जो हमला किया तो उसको इजराइल का दिफा करार दिया और कहा कि इजराइल को यह हक हासिल है कि वो हमला करे ईरान पर, और ईरान के पास एटमी तवानाई या कह लीजिए जौहरी प्रोग्राम नहीं होना चाहिए। उसके अलावा G7 के इजलास में कई मरतबा दुनिया के दूसरे मुल्कों को भी इनवाइट किया जाता है, स्पेशल इनवाइटी के तौर पर या ऑब्जर्वर स्टेट के तौर पर बुलाया जाता है, जैसे इंडिया को भी बुलाया गया है और ये होता रहता है। तो बहरहाल G7 इजलास ने क्या कुछ अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, क्या पूरा बयान है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये G7 की जो वेबसाइट है वहाँ से मैंने ये बयान लिया है, और G7 लीडर्स का स्टेटमेंट है ऑन रिसेंट डेवलपमेंट्स बिटवीन इजराइल एंड ईरान। 17 जून को यानी आज ये बयान शाया हुआ है, और इसके उर्दू तर्जमा है कि हम G7 ममालिक के रहनुमा मशरिक़ वस्ता यानी मिडिल ईस्ट में अमन और इस्तेहकाम के लिए अपने अज़्म का इरादे का इयादा इजहार करते हैं। इस सिलसिले में हम इस बात की तौसीक़ करते हैं कि इसराइल को अपने दिफा का, अपने डिफेंस का हक़ हासिल है। हम इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का इयादा करते हैं। हम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत को भी तस्लीम करते हैं। ईरान इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम और दहशतगर्दी का बुनियादी ज़रिया है, और ये जो लाइन है सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। 7 ममालिक की तरफ से या दुनिया के इन बड़े देशों की तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान इलाक़ाई अदम इस्तेहकाम यानी पूरे मशरिक़ वस्ता में, मिडिल ईस्ट में जो हालात इस्टेब्लिश नहीं है, वहाँ जो अफरा तफरी है, जो लड़ाई हो रही है, तो उसके लिए ईरान ज़िम्मेदार है। और दूसरा सबसे ख़तरनाक ये कि वो दहशतगर्दी का बुनियादी ज़रिया है। जो दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं तो इसको ईरान फ़रोग़ दे रहा है, बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगा दिया है। उसके अलावा ये जो 7 ममालिक ने कहा कि इस बात की तौसीक़ करते हैं कि इजराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है। तो इजराइल ने हमला किया, बग़ैर किसी वजह के हमला किया, और इसके बावजूद इन मुल्कों ने इजराइल को दिफाई हक़ करार दे दिया। तो बहुत अहम बात है। उसके अलावा आगे इस स्टेटमेंट में यह भी कहा गया कि हम पुरज़ोर अंदाज में अपील करते हैं कि ईरानी बहरान का हल मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी के बाइस बशमूल गज़ा में जंगबंदी, हम बैनुल अक़वामी तवानाई मंडियों पर पड़ने वाले असरात के हवाले से चौकन्ना रहेंगे, और हम ख्याल शराकतदारों के साथ हम आहंगी के लिए तैयार रहें ताकि मंडी के इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जा सके। तो ये G7 ममालिक की तरफ से प्रेस रिलीज़ जारी की गई है और ईरान पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। कल के एक रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि ये जो शख्स है ये बरतानिया से ताल्लुक़ रखते हैं, ईरान में सफ़ीर रह चुके हैं, इनका नाम है रिचर्ड डेल्टन, और इन्होंने भी बाज़ाब्ता तौर पर कहा कि पब्लिक डोमेन में एक भी ऐसा सबूत नहीं है जिससे पता चल सके कि डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन्स के ईरान न्यूक्लियर हथियार बना रहा है, एटम बम बना रहा है। तो ये बात पूरी तरह साबित हो चुकी है। इसके बावजूद लगातार ईरान को बदनाम किया जा रहा है। इजराइल के आसपास जो ममालिक हो पहले से अमेरिका की हिमायत में है, और अब सीधे ईरान को टारगेट किया जा रहा है, और ऐसा लग रहा है बल्कि मामला साफ हो चुका है कि जंग लंबी होगी, और अमेरिका चाहता है कि इजराइल में रिजीम चेंज हो जाए, ईरान का अंजाम भी इराक़ की तरह हो जाए जहां अमेरिका की कठपुतली हुकूमत बन जाए। अब देखना यह है कि अगले दिनों में क्या होता है। फ़िलहाल ईरान तो जिस तरह मैदान में डटा हुआ है और जिस तरह इजराइल को जवाब दे रहा है, उसने इजराइल और अमेरिका दोनों की नींद हराम कर दी है।